इंडिया का एक स्टेट बिहार पूरी तरह से डूब रहा है। हर साल हजारों लोग बाढ़ की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बाढ़ में किसानों की हर साल 95,000 हेक्टेयर खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है। अगर आप सोच रहे कि बाढ़ केवल बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट का ही प्रॉब्लम है तो आप गलत हैं। ये प्रॉब्लम पूरे नॉर्थ बिहार की है और यही कारण है कि कोई इंडस्ट्रियल कंपनी बिहार में नहीं आती। आज तक एक भी कंपनी ने अपना फैक्ट्री बिहार में नहीं लगाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाढ़ के समय उन्हें अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर जल्द से जल्द इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो नॉर्थ बिहार कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। भूख लगने पे जमीन की तरफ देखने वाले लोगों को आज इस बाढ़ के कारण आसमान को देखना पड़ रहा है, इस उम्मीद में कि जीने के लिए 2 वक्त की रोटी सरकार लेकर आएगी। के लिए नहीं आया इधर में, हमारा हेल्प के लिए कोई सरकार वर्कार कोई भी नहीं आया, मुखिया सरपंच कुछ भी नहीं हेल्प के लिए आया। सब कुछ बह गया पानी में, माल जाल बकरी बकरा जो भी था सब बह गया, कुछ भी नहीं बचा सर। सरकार की तरफ से कोई आदमी नहीं आया बचाने के लिए। खाना पीना कैसे हो रहा है? अभी खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा। वो लग रहा है, वो शिविर लग रहा है तो उसमें खा रहे हैं। बच्चों का वही सरकार जिसने गरीबों के लिए बहुत कुछ करने का वादा किया था, वही सरकार जो गरीबों का मसीहा बनने का वादा करती है। बाढ़ के कारण हर साल गरीब लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। अमीर लोग तो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी शायद नसीब नहीं होगी। कुदरत का कहर हो या सरकार की मार, पड़ती हमेशा गरीब को ही है। लेकिन बिहार में ही क्यों? इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं, लेकिन बिहार में ही बाढ़ की समस्या आखिर क्यों है? आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अपने बिहार को बाढ़ से सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता है कि कोसी नदी बिहार का शोक है, जो हर साल बिहार में कई घरें उजाड़ देती हैं और कई मासूमों की जान ले लेती है, कई हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर देती है। लेकिन सरकार की नीयत ही गलत है कि आज तक उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। आज इंडिया चांद पे जा चुका है, लेकिन 75 साल बाद भी बिहार में बाढ़ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। लोगों को लगता है कि बाढ़ को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बिहार की सरकार बाढ़ को रोकना ही नहीं चाहती है। नीदरलैंड जैसे एक छोटे से देश ने समुद्र के पानी को अपने शहर में आने से रोक दिया, लेकिन बिहार की सरकार नदी के पानी को भी नहीं रोक पा रही है, या फिर कहें कि वो रोकना ही नहीं चाहती है। पर गवर्नमेंट इस बात को इतना नज़रअंदाज आखिर कर क्यों रहा है? क्यों वो बाढ़ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहती? और ऐसा करके आखिर उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है? इन सभी बातों को हम आगे इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर बिहार में बाढ़ आता क्यों है और उससे इतना नुकसान आखिर हो कैसे जाता है। अगर आप बिहार को देखें तो आप पाएंगे कि गंगा रिवर बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो बिहार को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बांटती है, एक नॉर्दर्न बिहार और दूसरा साउदर्न बिहार। गंगा बिहार में बक्सर डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है और बिहार में टोटल 445 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। बिहार का यही नॉर्थ वाला हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और इसकी वजह है इस नॉर्थ बिहार साइड में बहने वाली नदियाँ। नॉर्थ बिहार में जो नदी बहती है वो है घाघरा, गंडक जिसे नारायणी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंडक, फिर है बागमती, कोसी और लास्ट में है महानदी। इन सब में सिर्फ एक रिवर है जो नॉर्थ रीजन में बाढ़ के लिए जिम्मेदार है, और वो है रिवर कोसी, जिसे सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी रिवर को सप्त कोसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिवर 7 छोटे छोटे रिवर से मिलकर बनती है और इनमें कुछ रिवर वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बर्फ के पिघलने से बनती है। कोसी नेपाल से बिहार में एंटर करती है और भागलपुर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। नेपाल से जब ये सभी रिवर बिहार में एंटर करती है, तब इस रिवर को नेपाल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से जब ये रिवर बिहार में एंटर करती है तो वो अपने रास्ते से हट जाती है,
जिस वजह से हर साल नॉर्थ ईस्ट बिहार में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। कोसी नदी के वजह से बिहार में बाढ़ का आना आम बात है। हर साल कोसी रिवर का जलस्तर बढ़ने के कारण बिहार का नॉर्थ ईस्ट एरिया बाढ़ की चपेट में रहता है और हर साल बिहार गवर्नमेंट बजट से बाढ़ नियंत्रण के नाम पे हजारों करोड़ रुपया लेती है, लेकिन सारा पैसा न जाने कहाँ चला जाता है। बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से कुछ मिलता भी है तो वो है बस चूड़ा और मिठा। कई लोगों का घर इस बाढ़ में डूब जाता है तो कईयों का परिवार, लेकिन इसके बदले उन्हें किसी भी तरह का राहत राशि नहीं दिया जाता है। बिहार में करीब हर साल 19 जिलों में 12 लाख से ज़्यादा लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा और कटिहार डिस्ट्रिक्ट को झेलना पड़ता है। अब देखिए, मॉनसून सीज़न इंडिया और नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न होता है, क्योंकि इस सीज़न में यहाँ के किसान खरीफ फसलों को उगाते हैं। इन फसल में ज़्यादातर चावल उगाया जाता है। ये मॉनसून इंडिया और नेपाल में जून से लेकर सितंबर तक रहते हैं, लेकिन हाल ही में 20 सितंबर 2024 को नेपाल में बारिश ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और नेपाल में भारी मात्रा में बारिश होने के कारण नेपाल का बहुत सारा शहर पानी में डूब गया। नेपाल से 2 नदी इंडिया में आती है, पहली है कोसी और दूसरी है बागमती, जो हर साल नेपाल से बहुत सारा पानी लेकर इंडिया में एंटर करती है, जिसमें ज़्यादातर पानी कोसी नदी में होता है, क्योंकि कोसी नदी नेपाल के 7 छोटे छोटे नदियों से मिलकर बनता है और इस नदी से सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें होता है जिनका जीवन ज़मीन से जुड़ा होता है, जैसे कि गरीब किसान और मछुआरे, जिनके उगाई गई सारी खरीफ की फसलें और पाली गई सारी मछलियाँ बाढ़ के पानी में बह जाती हैं। इस साल भी नेपाल से लेकर बिहार तक में 227 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में करीब 7 बांधें टूट गई हैं, जिनके वजह से बिहार के कई गांव पानी के साथ बह गए हैं और कोसी अपना रास्ता इतना बदलती है कि इसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। साल 2024 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार में बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई है। विशेष श्रेणी का दर्जा ना मिलने के बावजूद बिहार को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, जिसमें 4 एक्सप्रेसवे, गंगा पे 2 लेन का पुल, हवाई अड्डे और मेडिकल कॉलेज शामिल है। और केंद्र सरकार बिहार में बाढ़ की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बिहार को केंद्रीय बजट 2024 में 11,500 करोड़ रुपए दिए हैं। इन पैसों को कैनाल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए गवर्नमेंट कोसी रिवर और महानदी को एक कैनाल के जरिए जोड़ेगी, क्योंकि कोसी रिवर में हर साल पानी बहुत ज़्यादा रहता है। वहीं कोसी के बगल में एक नदी है महानदी, जो वेस्ट बंगाल से होकर बिहार में आती है। वह पूरे साल सूखी रहती है, जिस वजह से वहाँ के किसानों को पानी की कमी के कारण खेती करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कैनाल इंटरलिंकिंग के जरिए सरकार इन दोनों रिवर को एक कैनाल के जरिए जोड़ देगी, ताकि कोसी का ज़्यादा पानी महानदी में डाइवर्ट हो सके, जिससे नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ वहाँ जहाँ पानी का कमी है वहाँ भी पानी पहुँचने के कारण खेती अच्छे से हो पाएगी। ये एक तरीका है जो गवर्नमेंट आने वाले समय में अपनाकर बाढ़ की समस्या को खत्म कर सकती है। बाढ़ आने का एक और बड़ा कारण है पेड़ों का काटना। आइए समझते हैं कि पेड़ हमें कैसे बाढ़ से बचाते हैं। जब भी नदी का पानी किसी पहाड़ या किसी भी रास्ते से गुजरता है तो वो अपने तेज बहाव के कारण अपने साथ मिट्टी काटते हुए ले जाती है, जो कि कचरे के रूप में नदी के निचले स्तर पर जाके बैठ जाती है। और इस कचरे की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि इसके कारण नदी का स्तर बढ़ जाता है। जिस जगह पे पानी को होना चाहिए था वहाँ पर कचरा जमा होने के कारण वो पानी बाहर आकर बाढ़ का रूप ले लेती है। वहीं अगर पेड़ होते तो वो मिट्टी को अपने जड़ों से पकड़ कर रखते हैं और पानी मिट्टी को काट कर अपने साथ नहीं ले जा पाती, जिससे बहुत हद तक बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती। एक तो आप समझ गए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से कैसे हम बिहार को बाढ़ से बचा सकते हैं। बाढ़ को रोकने का और भी तरीका है, चलिए उसे भी समझते हैं। पहला तरीका, बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए हमें पानी को एक जगह रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें नदियों के ऊपर जगह जगह पर रिजर्वायर बनाना होगा और ये रिजर्वायर इतना कैपेबल ज़रूर होना चाहिए कि अचानक आए हुए पानी को कम से कम 1 से 2 महीने रुक कर रख पाए और हम उसे धीरे धीरे छोड़ते रहें। दूसरा तरीका है नदी के किनारे एम्बैंकमेंट बनाना, जिसे हिंदी में तटबंध कहते हैं। इससे भी बाढ़ के पानी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि लोकल लेवल पे जो बिल्डर रहते हैं वो जानबूझकर इसे कच्चा और कमज़ोर बनाते हैं,
ताकि हर साल ये टूटे या डैमेज हो, ताकि ये हमेशा कमाते रहें। तीसरा तरीका है नदी के निचले स्तर पर जमे कचरे को वहाँ से निकालना। इस काम को करने के लिए शिप आती है जो नदी के किनारे कचरे को काट कर भरती रहती है, और जब ये पूरी भर जाती है तो एक छोटे से शिप में डालकर बगल में डंपिंग यार्ड में भेज देती हैं। और ये नदियाँ एक दिन में इतना ज़्यादा कचरा लाती हैं कि अगर इसे ले जाना हो तो हमें 1 लाख ट्रक लगेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस कचरे के वजह से नदी का स्तर कितना ऊपर उठ जाता है। आपने नदियों के बीच में छोटे छोटे टापू भी देखे होंगे, वो सब इसी कचरे के कारण बनते हैं। इन सभी काम को करने से हमें 3 फायदे होंगे। पहला, इतना ज़्यादा कचरे को जब निकाला जाएगा तो उसके जगह पे पानी आएगी और नदी का स्तर अपने आप नीचे आ जाएगा, जिससे बाढ़ आने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा, हम इसे बोल तो कचरा रहे हैं, लेकिन ये आखिर है तो मिट्टी ही, जो ज़मीन के ऊपर स्तर से कट कर आई है। हम इसे डंपिंग यार्ड से डायरेक्ट ईंट बनाने वाले को दे सकते हैं, क्योंकि वो भी मिट्टी आखिर कहीं से लाते ही हैं। इसमें उन्हें बस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, बाकी मिट्टी खरीदने का पैसा तो बचेगा। इससे वो ज़मीन भी बचेंगे जहाँ से वो पहले ईंट बनाने के लिए मिट्टी काट रहे थे। तीसरा, जब नदी के नीचे के कचरे निकाल दिए जाएंगे तब वो काफ़ी गहरे हो जाएंगे, जिसमें फिर हम बड़े बड़े नाव को चला पाएंगे, जिससे हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कॉस्ट काफ़ी कम कर पाएंगे।